ठीक है, ओके जी। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा एक आयरन लॉ देखा था पहले कि अगर हमने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो हम देखना चाहते हैं कि भाई कौन सा प्रोग्राम किस पे सबसे तेज़ प्रोग्राम चलते हैं, तो टाइम पर प्रोग्राम हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन टाइम पर प्रोग्राम को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक के बातें नहीं, एक के प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस कितनी आ रही हैं, ठीक है, और फिर साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन कितने हैं, इंस्ट्रक्शन चलने में कितनी साइकिल लगती है, और साइकिल टाइम कितना है, ठीक है। तो ये वैसे कट कटा के दोबारा अगर आप देखें तो वही बन जाएगा टाइम पर प्रोग्राम, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और साइकिल से कट जाएगी। लेकिन इसको 3 हिस्सों में तोड़ने का फ़ायदा क्या है कि इन तीनों को हम अलहदा से देख सकते हैं कि जिस तरह साइकिल पर इंस्ट्रक्शन को हम CPI बोला करेंगे, कि जिस तरह अभी जो हमने प्रोसेसर छोटा सा डिज़ाइन किया था वो इवन दो बहुत स्लो था लेकिन वो हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन करता था। कुछ ऐसे प्रोसेसर भी होते हैं जो एक साइकिल में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस भी कर लेते हैं, ठीक है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। VLIW प्रोसेसर हो गए या वेक्टर प्रोसेसर हो गए जिसके अंदर आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो 10 काम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लेट्स से कि सिंपल CPI 1 वाली चीज़ देख रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि टाइम पर साइकिल डिपेंड करता है कि जो जिस पे हमने लास्ट क्लास के एंड पे थोड़ी सी डिस्कशन की थी क्रिटिकल पाथ पे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि बेसिकली आपका जो रजिस्टर टू रजिस्टर डिले होता है तो उसमें जो सबसे लंबा पाथ होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं, यानी कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे जाने में जितना सबसे लंबा पाथ हो। मिसाल के तौर पर हमारे केस में जो भी हमने डिज़ाइन किया था, हमारा ये PC एक रजिस्टर था जिससे इंस्ट्रक्शन आती थी। वो PC से जो इंस्ट्रक्शन आती है आगे हमारी एक कॉम्बिनेशनल हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी लगाई हुई थी, राइट। तो ये भी कॉम्बिनेशनल है क्योंकि इसके आगे हमने कोई रजिस्टर नहीं लगाया हुआ, तो ये एक बड़ा सा इसके आगे समझे मार्क्स हमने कहा था लगा हुआ है। इधर से इंस्ट्रक्शन आती थी, वो जाती थी रेज फाइल के आगे एक मार्क्स लगा हुआ था। ये अगर रेज फाइल है तो इसकी रीड पोर्ट पे मार्क्स लगा होगा, राइट। और फिर इधर से आते थे तो आगे आपके जो भी ऑपरेंड्स आ रहे होते थे उसके आगे आपने एडर मल्टीप्लायर कोई इस किस्म की चीज़ लगाई हुई है। मल्टीप्लायर तो नहीं था, लेट से एडर लगा हुआ, ये भी कॉम्बिनेशनल है। इसके बाद आपका कह लें कि लेट से कि इससे डाटा मेमोरी का एड्रेस बना, ठीक है, DM का, और वहाँ से जो डाटा आया तो ये भी हमने कॉम्बिनेशनल बनाई हुई थी। और वो जाके इसकी राइट पोर्ट पे आया और इधर एक डिकोडर लगा हुआ था, ठीक है। और खैर डाटा तो हमने डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट किया हुआ था, तो वो ये पूरा एक लंबा सा पाथ बन गया, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने इसको किसी क्लॉक पे चलाना है जो, तो ये क्लॉक के ऊपर चीज़ें डिजिटल सर्किट हमारे चल रहे हैं। सो ये प्रोग्राम काउंटर किसी क्लॉक पे चल रहा है, राइट। सो इसका जो क्लॉक रेट है वो डिटरमिन होगा कि जब तक ये पूरा का पूरा काम नहीं हो चुका तब तक अगला एज ना आए, अदरवाइज ये काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अगला एज आ जाएगा तो फिर इधर वैल्यू अभी सही आई नहीं होगी और जो गलत वैल्यू थी वो हम रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हमने लेट से कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई थी तो उसमें यहाँ पर एड्रेस ऐड होकर बना और इधर से हमने पूरा रीड करके लिखवा दिया, लेकिन वो जब तक ये पूरा काम हो जाए तब उसके बाद अगला आ जाएगा, तो यानी कि तब तक ये पूरा काम हो चुका हो तो हमारे पास यहाँ पर सही सही डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो टाइम है जिसको हम साइकिल टाइम कह रहे हैं, ठीक है, तो ये टाइम पर साइकिल है, ये इस वाले प्रोसेसर का कोई इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो आपको शायद याद हो तो पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम लाइफ में भी ये करते हैं और इसमें भी ये करेंगे कि जब बहुत सारी चीज़ों को छेड़ना हो तो हम पहले एक पे फोकस करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो पहले हमने जिस चीज़ पे फोकस किया वो ये कि ऐसी चीज़ें बीच में डाल दें प्रोसेसर में जिससे हम इफ़ एल्स लूप्स ये वाली चीज़ें सपोर्ट कर सकें, तो वो तो आप सपोर्ट हो गई हैं हमारे प्रोसेसर के अंदर, ये सब कुछ हो गया। 2-4 चीज़ें रह गई हैं इफ़ एल्स के अलावा। अगर जो हम अपना इंस्ट्रक्शन सेट देखें जो हमने देखा था RV32I का, तो इसके अंदर हमने बेसिकली ये वाला अगर हम कार्ड देखें तो ये जो नीचे अलग करके लिखी हुई है सिर्फ हमने ये मिस की है, ठीक है। हमने 37 के करीब इंस्ट्रक्शंस बीच में डाल दी हैं, ठीक है। और ये जो बाकी थोड़ी सी रह गई है ई कॉल ई ब्रेक बाकी CSR रीड राइट की हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे, ठीक है। ई कॉल और ई ब्रेक जो है ये यूज़ होती हैं फॉर एग्जांपल जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम या डिबगर यूज़ करना है, ठीक है।
तो अब कई इंस्ट्रक्शंस होती हैं जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि फ़ाइल ओपन करो, ठीक है, तो फाइल ओपन करना मेरे प्रोग्राम ने पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा होगा कि यार मुझे हार्ड डिस्क के ऊपर एक फ़ाइल ओपन करनी है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन, एक तरह से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट कॉल कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम अब उसको हैंडल करेगा और फाइल ओपन करके मुझे उसका पॉइंटर दे देगा, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखते हुए हमने एफ ओपन सिंपल लिखा होगा, ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक जो काम होगा वो ये होगा कि यहाँ पर प्रोग्राम चलता चलता ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगा। सी आउट किया आपने, ठीक है, या प्रिंट किया स्क्रीन पे, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कहा कि यार स्क्रीन पे जाकर ये वाली चीज़ मैंने प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो वो तो ऐसे कॉल्स के लिए ई कॉल और ई ब्रेक यूज़ होती हैं, और ऑल्सो फॉर डिबगिंग, ठीक है, कि डिबगर आपका लगा हुआ है और वो आप चाहते हैं कि रोक सके, उसके लिए भी इस्तेमाल। तो ये 3-4 किस्म के कॉन्टेक्स्ट हैं जो कि आई होप कि किसी पॉइंट इन टाइम पे हमें टाइम मिल जाए कि हम वो भी डिस्कस कर लें। होपफुली मेरा ख्याल है लेटर इन द कोर्स हम करेंगे। और ये जो हमने दूसरी छोड़ी है ये जो CSR रीड राइट्स हैं, तो अक्सर प्रोसेसर्स में जो आपका मेन काम है उसके अलावा कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स कहते हैं, जिनके ऊपर आप एटॉमिकली रीड राइट कर सकते हैं। एटॉमिकली रीड राइट का क्या मतलब है वो मैं बाद में बताऊंगा। वैसे मतलब मोटा काम ये है कि ये ना हो कि उस पर अगर मैं लिखवाऊँ तो वो दरमियान में कॉन्टेक्स्ट स्विच ना हो सकता हो, यानी ये ना हो सकता हो कि अभी लिखाया पूरा नहीं था तो मैं ई कॉल भी चल जाए या कुछ हो जाए, तो इसको हम एटॉमिकली कहते हैं। लेकिन ये हम थोड़ा सा एंड ऑफ द कोर्स में आकर जब हम पढ़ेंगे कि मल्टी कोर सिस्टम्स और उसमें सिंक्रोनाइजेशन, वहाँ पर हम एटॉमिक होना थोड़ा सा टच करेंगे। सो मोर और लेस हमने ये काफ़ी सारा एक बड़ा सबसेट कर दिया, ठीक है। सो आई विल बी गिविंग यू अनदर असाइनमेंट जो कि तकरीबन 2 हफ्ते का मैं शायद टाइम दूँ उसमें आपको। उसमें हम इस जो हमने अभी डिज़ाइन किया है मोस्ट ऑफ इट हमने बोर्ड पे डिज़ाइन कर दिया है, लेकिन आप इसको यानी प्रॉपर पेपर पर डिज़ाइन करके और उसका सिस्टम वेरिलॉग कोड लिखेंगे और उसके ऊपर कोई बेसिक से प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है। तो वो एक यानी उसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा होगी इस असाइनमेंट की, यानी एक बड़ी असाइनमेंट होगी, ठीक है। तो ये हो सकता है मैं थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा दूंगा ताकि वो हो सके। तो मुझे उस पर थोड़ा सोचना है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बनी बनाई दे दूं बीच में से। मिसाल के तौर पर मेमोरी जो हमने बनाई है वो मैं बनी बनाई दे दूं, या रेज फाइल बनी बनाई दे दूं। तो अब पीछे रेज फाइल मेमोरी अगर रह गई तो पीछे थोड़ा सा ही कोड रह जाता है, ठीक है, कि प्रोग्राम काउंटर है बाकी चीज़ें, लेकिन उसमें जी जो क्या होंगे नहीं डायग्राम नहीं दूंगा मैं, इसमें से कुछ चीज़ें दूंगा, ठीक है, डाटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी और रेज फाइल, ठीक है। बाकी जो होगा वो डिज़ाइन आप कर रहे होंगे, लेकिन डिज़ाइन क्योंकि हमने क्लास में कर लिया हुआ था काफ़ी सारा, लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी डिटेल्स होंगी ना। फॉर एग्जांपल कहीं पे साइन एक्सटेंशन से मुताल्लिक है, या जिस तरह ब्रांच वाली जो PC के राउंड चीज़ थी वहाँ पे ब्रांच और जंप और लोड अपर इमीडिएट को जिस तरह हमने शायद हैंडल नहीं किया था, ठीक है। तो काफ़ी सारा तो मैंने समझो 80% तो हमने डिज़ाइन ही कर लिया हुआ था, लेकिन वो जो बाकी का 20% है मैं चाहता हूँ उसमें फिर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं, ठीक है। और वो आप डिज़ाइन मुझसे आकर डिस्कस कर सकते हैं, यानी आपको डिज़ाइन बना कर लाएँ और आप मुझसे वेट करवा सकते हैं कि ठीक है या नहीं है, या मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप वेरिलॉग कोड लिखने से पहले आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ चल रही हो। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग हमारा काम होगा, ठीक है, ओके। सो ये जो हमारा एक बड़ा सा पाथ था, हमने इसको किसी तरह से ब्रेक करना है ताकि हमारा क्लॉक का टाइम बढ़ सके। जो मैं साइकिल टाइम ऊपर बना रहा था वो हम मिनिमाइज छोटा करना चाहते हैं। ये जो आयरन लॉ में 3 चीज़ें थी, इन सब को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं कि ये आपका टाइम पर साइकिल भी कम हो, ठीक है, साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं मिनिमम हो, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम भी किसी तरह कम हो जाए, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज इनको एड्रेस करें। तो इसमें हमने ये वाला ग्राफ सा देखा था कि जिसमें हमने कहा था कि जो अभी हमारी अनपाइपलाइन चल रही है उसमें हमारा साइकिल टाइम बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा CPI यानी साइकिल पर इंस्ट्रक्शन एक ही है, हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन चलती है, ठीक है।
तो हम चाह रहे होते हैं कि अगर एक साइकिल में 2 इंस्ट्रक्शन चलना शुरू हो जाएंगी तो वो और कम होकर हाफ रह जाएगा, राइट। साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन पे आपको आधा साइकिल लग रहा होगा क्योंकि एक साइकिल में 2 हो गई, ठीक है। अगर एक साइकिल में 2 हो तो आप इधर आ जाए यार, आपको बीच में ना कान में आते रहते हैं कि इसके कान में ये, उसके कान में। जी जी, सब अच्छे बच्चे हैं, मुझे डिफ़ॉल्ट में सब अच्छे बच्चे हैं, मैं जब तक कोई बुरा साबित ना हो। ओके, सो हम पाइपलाइन जो करेंगे तो हम कुछ इस किस्म का काम करना चाह रहे होंगे, राइट। सो इस किस्म का मतलब ये है कि हम इस पूरे साइकिल को तोड़ देंगे हिस्सों में, और हम क्या करेंगे कि जब पहला हिस्सा हो चुका हो तो दूसरी इंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा चल जाए, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा चल जाए, ठीक। और जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि तंदूर वाली जो एग्जांपल मैं कह रहा था ना, जिसमें आप काम को स्प्लिट कर सकें, ठीक है। सो जब पाइपलाइन होगा तो अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि 3 इंस्ट्रक्शंस हमने ड्रॉ किए हैं, तो पर यहाँ पर कंप्लीशन टाइम पे पहली ख़त्म हुई है, अगले साइकिल में अगली हुई है, अगले साइकिल में अगली हुई है, तो हमने ये मल्टी स्टेज पाइपलाइन तो कर दिया है, लेकिन स्टिल पर साइकिल एक इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो रही है। शुरू में थोड़ा सा डिले आ गया है, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट का 1 टाइम डिले है। उसके बाद हर साइकिल में एक एक इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो रही है, तो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन हमारे 1 ही है स्टिल, ठीक है। अगर हम शुरू का वो डिले इग्नोर कर दें, क्योंकि ओवर बिगर प्रोग्राम जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं एटलीस्ट, तो उसमें वो शुरू का डिले तो इग्नोरेबल ही है ऑलमोस्ट, लेकिन आगे आपका चल रहा है। तो CPI स्टिल हमारा 1 है। तो ये नहीं है कि 5 स्टेज की पाइपलाइन करें तो इसका मतलब है कि CPI 5 हो जाएगा, स्टिल CPI हमारा 1 रहेगा। तो अब हम दूसरा वेरिएबल सेट करें, पहला हमने कर दिया कि हमने C टाइप की या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप की इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर दी। दूसरा है कि अब हम साइकिल टाइम रिड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आएगा हम मेमोरी का कुछ करेंगे, लेकिन वो अभी हम अभी छोड़ें। यार ये नंबर तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, डिफरेंट प्रोसेसर पे डिफरेंट है, लेकिन CPI ज़्यादा होता है जब आप वेक्टर पे या मैट्रिक्स पे आ जाते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पर जो आपका 16 का 32 के इसके वेक्टर होते हैं आराम से, ठीक है। 128 का भी वेक्टर हो सकता है, जिसमें आप एक इंस्ट्रक्शन दें कि ऐड A B C, तो वो उसमें एक्चुअली 128 वैल्यूज़ ऐड हो रही हो, ठीक है। तो अब अगर उसमें इसका मतलब है कि CPI जो हो गया 1/128 हो गया, 0.00 कुछ हो गया, लेकिन वो केस है सिंपल सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन का। आप पूरे प्रोग्राम पे ये देखेंगे, ठीक है। ओके, करेंगे डिज़ाइन इंशाल्लाह, इसमें कोई वो नहीं है। बाय द एंड ऑफ द कोर्स हम इंशाल्लाह काफ़ी इस तरह के काबिल हो गए होंगे कि हमें ये चीज़ समझ आ रही हो, अगर हम उसको सीरियसली लें। आ जाएगी सब आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। दूसरों में नज़र ना रखें, अपने में नज़र रखें, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ क्लासिक 5 स्टेज पाइपलाइन ऑफ अ RISC प्रोसेसर, या RISC 5 में भी जो 5 स्टेज पाइपलाइन थी, और भी प्रोसेसर्स में बाद में 5 स्टेज पाइपलाइन हुई है। ये वही डिज़ाइन है जो हमने किया था, सिर्फ इसमें हमने क्या कर दिया है कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी, जिसको हम इंस्ट्रक्शन कैश कह रहे हैं, उसके आगे भी रजिस्टर लगा दिया। रेज फाइल के जो ऑपरेंड हैं वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, यानी कि जो रेज फाइल के मार्क्स से निकलता है उसके आगे हमने रजिस्टर लगा दिया, ठीक। फिर आपके पास जो ALU की आउटपुट है वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और डाटा कैश का जो है वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये 5 स्टेजेस की पाइपलाइन होगी। वो 5 स्टेजेस क्या बन रही हैं? पहली स्टेज है कि आप इंस्ट्रक्शन को फैच करें, तो इसको हम बात का फैच स्टेज बोल देते हैं, ठीक है। यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपका एक बड़ा सा पाथ हो, जो हमारा पूरा पाथ अभी मैंने शुरू में दिखाया था, राइट, तो हमने उसको ब्रेक कर दिया है इन स्मॉलर पाथ्स, ठीक है। हर स्टेज पे हमने ये कर दिया, ठीक है। एक को हमने कह दिया इंस्ट्रक्शन फैच, एक को कह दिया अभी मैं आगे बताऊंगा कि डिकोड या ऑपरेंड फैच बास का, तो उसको कहते हैं कि भाई दोनों जो ऑपरेंड जिनको ऐड करना था वो निकाले। फिर जिसमें एक्चुअल में एग्जीक्यूशन हो रही है, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी कर रहे हैं, वो 3rd स्टेज हो जाएगी। फिर आपकी मेमोरी एक्सेस की स्टेज हो जाएगी एक, राइट, और फिर आपकी आखिरी जो स्टेज होगी वो जो कि राइट बैक कर रही है,
राइट बैक स्टेज, ठीक है। सो रजिस्टर्स पे वापस लिखवा रही है जो, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो पूरा पहले पीसी से लेकर रजिस्टर तक एक ही पाथ था, लेट्स से कि ये 250 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा था, ठीक है। मैंने इसको तोड़ दिया तो अब लेट्स से कि ये 1 गीगाहर्ट्ज पे आ गया, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली बराबर बराबर नहीं होगा, वरना इससे 5 गुना तेज़ हो जाता अगर वो था, ठीक है, वो 5, ठीक है। तो अब ये जो 1 गीगाहर्ट्ज है, इसका मतलब है कि वो जो मेरा 250 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक था, अब इसके अंदर ऐसे 4 क्लॉक साइकिल आ रही, राइट। तो हम रजिस्टर का ये फ़ायदा हो गया कि हम क्लॉक स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जो क्रिटिकल पाथ है, हमने कहा था ना कि यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उतना इंतज़ार करना है अगला आ जाने में, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे डाटा स्टेबल अभी नहीं हुआ होगा। अब क्योंकि हमने जो इंतज़ार करना है बस वो फैच होने तक करना है, आगे रजिस्टर हुआ है, ठीक है। इसी तरह डिकोड करने में, तो अब इनमें से कोई मैक्सिमम निकल आएगा, हो सकता है मेमोरी वाला मैक्सिमम निकले, हो सकता है एग्जीक्यूट वाला मैक्सिमम निकले, जो भी मैक्सिमम निकलेगा ना टाइम के, यार इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से इधर एडर जो है वो मैक्सिमम टाइम लेते हैं, तो एडर की आउटपुट इधर तक आने में अगर मैक्सिमम टाइम लग रहा है तो हमें क्लॉक को उससे थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि वो आउटपुट स्टेबल हो सके। तो जो भी इनमें मैक्सिमम आ रहा हो, तो ये रफली क्लोज ही होंगे, लेकिन इनमें क्लॉक ओवरराइड नहीं होती, क्लॉक तो हम फिक्स दे रहे होते हैं ना। मैं जो लेट्स से इधर बना लेता हूँ, ये आपकी क्लॉक चल रही है लेट्स से, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं 2 नंबर्स को ऐड करना चाह रहा था, तो अब इस स्टेज पे वो 2 ऑपरेंड आ गए, ये जो रजिस्टर्स के बाद ए और बी लिखे हैं, उन्होंने ALU में जाना है और उसके बाद आगे पहुंचना है, राइट। अब लेट्स से कि ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता था, ठीक है। तो मैंने एडर का निकाला कि टाइम वो कितना लेता है, ठीक है। तो गेट से मिलकर बना है, हर गेट का डिले मुझे पता है, ठीक है। एडर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ था, तो वो निकल आया लेट्स से कि वो इतनी स्पीड पे चल सकता है 250 मेगाहर्ट्ज लेट्स से मैंने कह दिया, विच मीन्स के ये समझो कि 4 नैनो सेकेंड लेता है, ठीक है। तो मैंने पूरा डिले निकाला कि यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम पाथ है ये 4 नैनो सेकेंड का डिले लगता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 2 रजिस्टर्स आए जिनको मैंने ऐड करना था, वो इस वाले पीछे जो एक मार्क्स लगा हुआ है और एडर लगा हुआ है उससे गुजर के जब इधर तक पहुँचे तो उनको कम से कम 4 नैनो सेकेंड चाहिए होते। अब अगर मैं 4 नैनो सेकेंड से थोड़ा सा कम क्लॉक रख देता, यानी कि मैं कहता कि 4 नैनो सेकेंड से भी कम करके मैं कह दूँ कि लेट्स से 3.7 नैनो सेकेंड कर दूँ, तो मसला ये होगा कि उस वक्त तक उसकी सारी बिट्स कैलकुलेट नहीं हुई होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर एडर है तो हमने उसमें देखा था ना कि पहली का रिपल करके कैरी आगे जाता है, उसको फास्ट करने के लिए मार्क्स लगाओ, तो हो सकता है कि उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो अभी तक कैलकुलेट ही ना हुई हो। कैलकुलेट नहीं होगी तो मैं जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा था उसका रिजल्ट अभी इधर गलत था, तो मैंने उसको इस जगह पर सैंपल कर लिया। तो मैंने कहा हुआ था कि यार तुम 2 बिलियन को 2 बिलियन में ऐड करो, तो वो 2 बिलियन की आखिरी बिट जो थी वो 0 हो गई, तो वो 1 बिलियन रह गया, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट गलत आ गया। तो मैं अभी कभी भी ये तो नहीं चाहूँगा ना कि मेरा प्रोसेसर है कि वो फास्ट तो हो मगर वो रिजल्ट गलत देता हो, ठीक है। तो रिजल्ट तो हम चाहेंगे कि ठीक ही है, तो हमें इसलिए इसको उतना टाइम रखना है जितने टाइम में वो कैलकुलेशन पूरी हो। तो पहले वो वाला टाइम काफ़ी बड़ा था, हमने उसको छोटा कर दिया अब डिफरेंट हिस्सों में तोड़ के। तो दिस इज़ काइंड ऑफ क्लासिक जो RISC-V की पाइपलाइन की स्टेजेस है, या RISC की कह लें 5 तो पहली फैच है, दूसरी को हम डिकोड कह देते हैं, ठीक है। F से हम डिनोट आके करेंगे। डिकोड का मतलब है कि आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है। बास्कात इसी को ऑपरेंट फैच भी कहते हैं, लेकिन हम इसको डिकोड यूज़ करेंगे। साथ में इसलिए नाम दूसरा ही बता रहा हूँ कि बास्कात किसी और का आप कोर्स पढ़े उससे दूसरा नाम लिया हो तो आपको पता होगा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एग्जीक्यूट है जिसको हम आगे X से डिनोट कर रहे होंगे कि एग्जीक्यूट, जिसमें एक्चुअल में जो भी ALU ऑपरेशन हमने पढ़े थे। मेमोरी एक्सेस की स्टेज है जिसमें हम लोड या स्टोर के ऑपरेशन कर रहे होंगे, और फिर राइट बैक आखिरी स्टेज है। तो ये हमारी क्लासिक 5 स्टेज पाइपलाइन जो कि पिछले कई कह लो कि दिहाइयों से हम 10-15 सालों से जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में 5 स्टेज की पाइपलाइन पढ़ाई जा रही है वो ये। अच्छा, अब सो ये करने से हमारा क्लॉक तेज हो गया। तो अब जो हमारा CPI अभी तक 1 ही चल रहा था हमारा, क्योंकि स्टिल हमने जो पीछे इन्फोग्राफिक देखा था तो ये वाला, इसमें हमने फिर आगे इसमें हमने ये कहा था कि पहली इंस्ट्रक्शन का जब
इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो वो जब डिकोड पे जाएगी तो उतनी देर में अगली इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी। तो ये वही तंदूर वाली के एक बंदे ने आगे पेड़ा फॉरवर्ड कर दिया तो वो दूसरा पेड़ा बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यानी जितनी देर में ये फैच होगी तो उतनी देर में पीसी इंक्रीमेंट हो जाएगा और आप अगली इंस्ट्रक्शन फैच कर लोगे। उस यहाँ पर ये डिकोड हो रही होगी, अगली फैच हो जाएगी, उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगी तो जो फैच थी वो डिकोड हो रही होगी, ठीक है, और उससे अगली फैच हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद ये सब के सब 5 की 5 जो है ना, एक फैच हो रही होगी, एक डिकोड हो रही होगी, एक एग्जीक्यूट हो रही होगी, एक मेमोरी एक्सेस हो रही होगी, एक राइट बैक होगी। हाँ, रजिस्टर डाले तो आप इस तरह हम तोड़ सके ना, वरना ये टूटना ही नहीं था, वरना ये पूरा एक ही ऊपर वाला चीज़ बन जानी थी कि सारे का सारा काम। ओके, सो दिस ये हमारी काइंड ऑफ क्लासिक पाइपलाइन स्टेज है। सो लेकिन मतलब अभी तक तो सारा ठीक नज़र आ रहा है कि फिर हम और क्यों नहीं तोड़ते जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम और भी तोड़ते जाते हैं और मैंने आपको बाद में हम देखेंगे कि जनरली 20 से 30 स्टेज की पाइपलाइन बनती है जो आपके प्रोसेसर्स आप आम इस्तेमाल कर रहे होते। लेकिन इसमें भी सारे यानी इट्स नॉट ऑल रोजी, देयर आर प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब आप ये काम करेंगे कुछ प्रॉब्लम आएंगे जिससे हमारा CPI हर्ट होगा। और वो क्या प्रॉब्लम है, वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करती हैं ना। मिसाल के तौर पर मैंने जो वैल्यू लोड की है अगली इंस्ट्रक्शन में मैंने उसको इस्तेमाल करना है, तो अब जब तक वो राइट बैक नहीं हुई तब तक अगली इंस्ट्रक्शन जिसने इस्तेमाल करना है वो मेमोरी से रीड नहीं कर सकती। तो वो तो 5वें साइकिल में राइट बैक होनी है, यानी वो डिकोड होगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर राइट बैक होगी, ठीक है। राइट बैक होगी तो उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन कह रही है कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर दूसरी को रोक कर रखो, या तो अगर तो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है, पिछली पे डिपेंड नहीं कर रही, फिर तो चलती रहेगी, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप डिपेंड करते हैं पिछले पे तो फिर आपको किसी तरह रोक के रखना है, वरना आपके रिजल्ट्स गलत हो जाएंगे। वो अभी हम उसके सोल्यूशन पढ़ते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम आएंगे ना वो 2-3 किस्म के आएंगे, ठीक है। तो हम उन तीनों को अलग-अलग कर लेते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है ना उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड हम ये कहते हैं कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन को कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए जो कि शेयर्ड है और जो कोई और इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। सो अगर 2 इंस्ट्रक्शंस को सेम रिसोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर जो हमने मेमोरी लगाई होती उसकी एक ही रीड पोर्ट होती, ठीक है। तो अब वही वाली पोर्ट जो है, और लेट से कि इंस्ट्रक्शन और डाटा मेमोरी अलग-अलग ना होती, तो आपने जो इंस्ट्रक्शन फैच करनी है वो भी उसी मेमोरी से होनी है और लोड वर्ड भी उसी मेमोरी से होना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस वक्त इंस्ट्रक्शन फैच करें, आप लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई तो आप थोड़ी देर इंस्ट्रक्शन फैच को रोकेंगे और कहेंगे अच्छा यार लोड वर्ड एक दफ़ा कर लूँ, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के जो हैजर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स, ठीक है, कि जो आपके हार्डवेयर की किसी लिमिटेशन की वजह से हैं कि जो मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ पोर्ट्स कम है या 2 अलग मेमोरियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल हैजर्ड। उससे कैसे करेंगे, अगर उसकी पोर्ट ही एक है और हमें एक साइकिल में एक चाहिए तो एक ही साइकिल में लोड वर्ड को भी चाहिए होगी, एक ही साइकिल में इंस्ट्रक्शन फैच को भी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फैच को तो हर साइकिल में चाहिए ना। तो अगर पोर्ट इंक्रीज करें तो सॉल्व हो जाएगा। जिस तरह हमारे केस में ये मसला नहीं है, अभी जो हमने बनाया था प्रोसेसर उसमें हमने 2 अलग-अलग मेमोरियाँ लगाई हुई हैं। तो ये जो इधर डिज़ाइन है इसमें ये वाला प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि पोर्ट की बात ही नहीं, ये हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग लगा दी और डाटा मेमोरी अलग लगा दी, ठीक है। तो जब इंस्ट्रक्शन से पढ़नी है तो वो यहाँ से पढ़े और जो डाटा पढ़ना है वो यहाँ से पढ़े हैं, तो ठीक है, हमें ये मसला आता ही नहीं है। समझ नहीं आई मुझे बात। अगर हमने किया हुआ है तो इससे हार्डवेयर के बिग साइज में होगा। हाँ, हार्डवेयर का साइज बड़ा है, लेकिन कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं आ रहा, तो ये ट्रेड ऑफ ही है हमारा, ठीक। ओके, सो दूसरे तरह के जो 2 है ना, 3 तरह के बेसिकली हैजर्ड्स हैं। एक स्ट्रक्चरल, जो कि हमारे इस वाले केस में भी नहीं आ रहा कोई स्ट्रक्चरल डायरेक्टली, जो हमने RISC-V का भी डिज़ाइन किया है उस पर कोई स्ट्रक्चरल नहीं है। हम आगे जाके कुछ डिज़ाइंस पढ़ेंगे जिनमें स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर जब फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट बीच में लगाएंगे, तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है वो टाइम लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम एक उनका होता है। फॉर एग्जांपल डिवाइडर है वो मल्टीपल साइकिल्स लेता है, तो डिवाइडर के केस में आपको कई दफ़ा ये पता भी नहीं होता कि वो एक्चुअल में कितने साइकिल लेगा, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट के डिवाइडर जो है वो जब लगेगा तो अब
दो इंस्ट्रक्शंस आ गई, पहली एक इंस्ट्रक्शन फैच हुई वो डिवाइड पे चली गई, दूसरी दोबारा डिवाइड की आ गई, तो अब क्या करें, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो इंतज़ार फरमाएं, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चरल हैज़र्ड आ सकते हैं। ऑब्वियसली आप उसको हमेशा रिमूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग मोर हार्डवेयर के, 2 डिवाइडर लगा दें, दूसरे को दे दें, ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली हार्डवेयर की भी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी तरह हैं जिस तरह लाइफ में भी डिफरेंट चीज़ें करनी हो ना, तो कहते हैं अब बस इन बिल्डिंग बनानी है, 2 बिल्डिंग बना दें, जिस क्लासरूम का हम पढ़े एक और ले लें, ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली लेकिन फ्री में कुछ भी नहीं है, ठीक है, हर चीज़ की एक कॉस्ट है। डाटा हैज़र्ड्स हैं वो ये होते हैं कि जो मैंने भी पहले बताया था कि एक इंस्ट्रक्शन की आउटपुट पे दूसरी इंस्ट्रक्शन डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंस या डाटा हैज़र्ड, ठीक है। और डिपेंडेंस के अलावा जो हैं इसके अलावा आपका ये भी हो सकते हैं कि कंट्रोल हैज़र्ड्स भी आ सकते हैं, जिसमें आपकी एक इंस्ट्रक्शन कौन सी चल रही है ये डिपेंड कर रहा हो कि पीछे ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई थी या नहीं आई थी, वो ब्रांच ट्रू हुई या नहीं हुई, जंप तो नहीं आया था, ठीक है। तो इस किस्म के जो होते हैं जो ब्रांचेस और एक्सेप्शंस की पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोल हैज़र्ड, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चरल इस वाले केस में तो नहीं आ रहे, लेकिन हमें ज़हन में ये होना चाहिए कि 3 तरह के हैज़र्ड्स आ सकते हैं पाइपलाइनिंग से। पाइपलाइनिंग के अलावा भी स्ट्रक्चरल, डाटा और कंट्रोल। स्ट्रक्चरल ये है कि जो कोई रिसोर्स शेयर्ड हो और एक वक्त में एक इस्तेमाल कर सकता हो। जो डाटा हैज़र्ड्स हैं वो डिपेंड करती हो एक इंस्ट्रक्शन दूसरे पे। इसके 2-3 किस्में हम पढ़ेंगे, जिनमें से एक हमारे केस में रेलेवेंट है, बाकी जो है वो बाद में आएंगी। और जो कंट्रोल हैज़र्ड्स हैं वो इफ एल्स और ब्रांचेस को हैंडल करने वाले। सो जब तक जो हैज़र्ड्स है ना उसकी वजह से हमारा CPI 1 नहीं रहता, 1 से बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको दरमियान में एक इंस्ट्रक्शन दूसरी पर डिपेंड कर रही है, उसकी वजह से रुकना पड़ जाता है। अगर आपको रुकना पड़ गया एक साइकिल के लिए, तो अब इसका मतलब है कि आपने अगर 10 इंस्ट्रक्शन चलाई थी और एक साइकिल रुके थे, तो अब आपका CPI 11 साइकिल पर 10 इंस्ट्रक्शंस हो गया, विच इज़ 1.1, ठीक है। तो इसी तरह अगर वो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है तो फिर वो ये नंबर बढ़ता जाए। ओके, सो अब बेसिकली जो रोकना पड़ता है उसको हम कई दफ़ा बबल कह देते हैं, ठीक है, पाइपलाइन में बबल आ गया और उसको हमें रोकना पड़ गया, ठीक है। सो बबल जो है ना उसकी वजह से हमारा CPI कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 इंस्ट्रक्शन 4 साइकिल में फिनिश हो गई हैं तो 1.33 हो जाएगा, 3 इंस्ट्रक्शन 5 साइकिल में हुई है तो 1.67 हो जाएगा। दिस नंबर इज़ ग्रोइंग जैसे जैसे बबल्स हमारे बढ़ते जाए। तो हम बहुत ज़्यादा बबल्स भी नहीं चाह रहे होते, तो हमें विल हैव टू टेक अ चॉइस कि यार बबल रखें या हार्डवेयर बढ़ा के बबल कम कर दें, एंड और फिर सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हल कैसे होंगे, ठीक है। सो आप लोग ये लिख के बातें ख़त्म हो गई, इधर तवज्जो देना। तो जो स्ट्रक्चरल हैज़र्ड है उनमें एक तरीका ये हो सकता है कि हम स्टॉल कर सकते हैं, अगर 2 को चाहिए सेम रिसोर्स तो एक इंस्ट्रक्शन को रोक ले। और एक और तरीका जो है वो ये है कि आप हार्डवेयर ही बढ़ा दें, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि यार 2 मेमोरियाँ लगा दो, तो 2 मेमोरियाँ लगा दी हैं तो हमने पहले लगाई हुई है, इस वजह से हमें स्ट्रक्चरल हैज़र्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक ये है कि आप हार्डवेयर बढ़ा के स्ट्रक्चरल हैज़र्ड को रिमूव कर सकते हैं, एक ये है कि आपको स्टॉल कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन स्टॉल करने में CPI ख़राब होगा लेकिन चीज़ काम करेगी स्टिल। जो हमारा क्लासिक RISC-V इंटीजर ये जो पाइपलाइन हमने ऊपर बनाई थी इसमें कोई स्ट्रक्चरल हैज़र्ड नहीं है, ठीक। अच्छा, जो दूसरे टाइप थी वो थी डाटा हैज़र्ड, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मली हमारा कुछ इस किस्म का इंस्ट्रक्शन होती है ना कि जिसमें 2 रजिस्टर्स हैं, उन पर कोई ऑपरेशन किया और तीसरे पे उसका रिजल्ट लिखवाया। तो ये हो सकता है कि आपका जो डाटा डिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रू हैज़र्ड जो हमें हमारे केस में भी होगा कि R1 और R2 पे कोई ऑपरेशन करके R3 पर लिखवाया और अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो R3 और R4 पे ऑपरेट करके किसी R5 पे लिखवा दी। अब ये जो R3 है ये पिछली इंस्ट्रक्शन में कैलकुलेट होगा तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है कि आपका डिपेंडेंस इस जगह पर आ गई, ठीक है, कि आपकी अगली इंस्ट्रक्शन पिछले। तो प्रॉब्लम क्या पैदा हुआ कि अगर मैंने पाइपलाइन किया हुआ था तो मैं जब इंस्ट्रक्शन फैच के बाद डिकोड स्टेज में आता हूँ रजिस्टर से उठाता हूँ, तो मैंने रजिस्टर से कहा कि भाई R3 की वैल्यू उठा लो, मगर R3 की वैल्यू तो अभी आई नहीं होगी क्योंकि उससे पिछली इंस्ट्रक्शन जो होगी वो भी राइट बैक स्टेज पर ही नहीं आई, क्योंकि जब मैं डिकोड पे था तो पिछली इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट पे थी, ठीक है, वो मेमोरी एक्सेस और राइट बैक 2 स्टेज पीछे थी। तो या तो मैं इंतज़ार करूँ कि वो पहले लिखवा ले तो मेरे 2-3 साइकिल ज़ाया होंगे,
या मैं कोई और तरीका निकालूं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रीड आफ्टर राइट हैजर्ड, और ये हमारे केस में आ सकता है, ठीक है। फिर एक और किस्म का होता है जिसको हम कहते हैं राइट आफ्टर रीड, ठीक है। सो ये टिपिकली समझने में आप सोचेंगे कि राइट आफ्टर रीड क्या मतलब, कि पहली इंस्ट्रक्शन जो थी जिसमें R1 और R2 पे कोई ऑपरेशन हो के R3 पर लिखवा रहे थे, लेकिन दूसरी इंस्ट्रक्शन जो थी वो R1 पर लिखवा रही थी। तो ये हमारे केस में अभी नहीं आ रहा जो 5 स्टेज पाइपलाइन है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आ सकता है। क्यों आ सकता है, मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें, भी पिछली इंस्ट्रक्शन तो चल गई, उसमें क्या मसला। प्रॉब्लम इसमें यही है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेट से डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है और वो इन दो ऑपरेंड्स को रीड कर रही है R1 और R2 को, ठीक है। लेकिन डिवाइड के बाद फौरन अगली कोई इंस्ट्रक्शन आई वो R1 पे लिखवा रही है और वो छोटी इंस्ट्रक्शन है, तो वो कैलकुलेट होगी पूरी। अभी डिवाइड पूरा कैलकुलेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो कैलकुलेट नहीं हुआ था तो R1 की वैल्यू तो चेंज होगी दरमियान में, ठीक है। तो जब वो चेंज हो गई तो इसका मतलब है कि तो अगर कोई चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकती हो, या कोई कहते हैं जिनकी पाइपलाइन की लंबाई बराबर ना हो, तो तब इस किस्म के मसले भी आएंगे, जो कि फ़िलहाल जो हमने 5 स्टेज पाइपलाइन लगाई है उसमें कोई मसला ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि अगर राइट हो गया तो मतलब एक दफ़ा रीड हो गए ऑपरेंड तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि इस किस्म के आ सकते। और आउटपुट डिपेंडेंस जिसको हम राइट आफ्टर राइट कहते हैं, तो ये जो RAW और WAW ये टर्म हम बाद में भी देखेंगे, दोबारा हम विल कम बैक टू इट। तो राइट आफ्टर राइट ये है कि आप अगेन वही वाला मसला कि आपने R3 पे एक इंस्ट्रक्शन ने लिखा है, R3 पे दूसरी ने लिखवाया। अब इसमें यह प्रॉब्लम पैदा हो सकता है कि जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन थी वो स्लो थी, वो ज़्यादा साइकिल लेती थी, और दूसरी वाली फास्ट थी। तो दूसरी वाली कैलकुलेट हो गई, उसने लिखवा दिया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जो पुरानी इंस्ट्रक्शन थी उसने अपडेट कर दिया। तो अगर ये सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखा हुआ था तो नीचे वाले सारे लाइंस ऑफ कोड तो अज्यूम कर रही होंगी कि R3 पे ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये फास्ट थी पहले लिखवा गई और ये बाद में लिखा गया, तो बाद वालों को पुरानी वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं राइट आफ्टर राइट। नहीं, अभी ये मैं ये 5 स्टेज पाइपलाइन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये 3 तरह के हैजर्ड्स होते हैं, इनमें से हमें सिर्फ टॉप वाला आएगा, बाकी दोनों हमें RISC-V के बबल्स या पाइपलाइन स्टेजेस की वजह से नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे में ना हमने अभी कोई डिवाइडर लगाया है, ना हमने फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट लगाया, हमारे सारे एक साइकिल में काम हो जाते हैं। तो हमें जो अभी के केस में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ रीड आफ्टर राइट वाला आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 किस्म के ओवरऑल मसले हो सकते हैं, जो कि थोड़ा सा आगे जाके हम दोबारा आएंगे, जिस तरह हमारा प्रॉब्ली मिड के करीब हम पहुँचेंगे कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस पे, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस में हम फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ऐड कर देंगे। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट जब हम ऐड करेंगे तो तब हमारे ये वाले मसले भी आने चाहिए। कोई काम खुद से नहीं होता, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, कि चीज़ ठीक चले ना। अब अगर एक पिछले पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो वो तो गलत वैल्यू हम उठा के कैलकुलेशन करते रहेंगे। हाँ जी, यही तो बताया अभी, CPI बढ़ जाएगा ना, वो क्यों डिले आएगा। सो रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड, ये 3 तरह के हमारे केस में सिर्फ रीड आफ्टर राइट अभी फिलहाल मैं ठीक है। अच्छा, अब इनको ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 तरह के हमने कहा कि हैजर्ड्स हैं, स्ट्रक्चरल, डाटा और कंट्रोल। सो स्ट्रक्चरल हमने कहा इस वक्त हमारे केस में नहीं है, लेकिन बाद में कभी आएगा तो देखेंगे, देखी जाएगी बाद में, ठीक है। और कंट्रोल जो डाटा हैजर्ड्स हैं उनमें हमने कहा कि यार उसमें रीड आफ्टर राइट हमारे केस में है, राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड जो है वो हमने पढ़ लिए, लेकिन हमने कहा कि यार हमारे केस में नहीं है, तो देखी जाएगी जो आसन थे फिर वैसा, ठीक है। सो अब रह गया रीड आफ्टर राइट का ही सिर्फ हैजर्ड हमारे केस में। तो ये पढ़े हमने 4-5 हैं, लेकिन उनमें से एक है। और कंट्रोल हैजर्ड तो भी हमने नहीं देखे, वो हम थोड़ा सा लेटर इन द लेक्चर देखेंगे। सो इनको रिजॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजीज है ना, उनमें से पहली है इंटरलॉक, या बाज़ इसी को स्टॉल भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को बबल भी हम कहते हैं, ठीक है। सो 2-3 नाम यूज होते हैं, तो दे आर ऑल सेम। इंटरलॉक, स्टॉल या बबल का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी ऐसे डाटा का इंतज़ार है जो कि पिछली इंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस करना है, तो आप इंस्ट्रक्शन को रोक दें, ठीक है। रोकने के लिए हमको हार्डवेयर बनाना पड़ेगा, लेकिन हम उसको रोक दें किसी तरह, ठीक है। तो वो जो रोकना है उसको हम कहते हैं इंटरलॉक, ठीक है। सो दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है बाईपास, ठीक है। इसको बाईपासिंग भी कहते हैं और फॉरवर्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हम बाईपास बना देते हैं ना रोड पे, कि इधर से उधर बाईपास कर दें, तो हम हार्डवेयर में एक बाईपास बना देंगे।
सो इसके पीछे थीम क्या है कि फॉर एग्जांपल जो डिपेंड कर रहा था, पिछली इंस्ट्रक्शन 2 नंबर्स को ऐड कर रही थी और उसका रिजल्ट मैंने कहा जब तक राइट बैक नहीं होगा तब तक मैं अगर रीड करूंगा तो गलत वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट हो चुका है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट तो कहीं पे पड़ा है, प्रोसेसर में कहीं पे पड़ा है, ठीक है। तो मैं अगर जहां पर भी पड़ा है वहां से किसी तरह उठा लूँ, बजाय मैं रजिस्टर से उठाने के, किसी तरह मैं डिटेक्ट कर लूँ कि यार मुझे जो चाहिए डाटा वो फलां जगह पे पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट उठा लूँ, तो वो उस डायरेक्ट उठाने को बाईपास करना कहते हैं, ठीक है। और इसी को बाज़ और जगहों पर फॉरवर्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग और बाईपासिंग का एक ही मतलब है, डायरेक्ट वहाँ से उठा लें। अभी मैं इसका हार्डवेयर आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होगा, ठीक है। और तीसरी स्ट्रैटेजी होती है कि आप स्पेकुलेट कर लें, ठीक है, कि आपके पास डाटा नहीं है, आप गैस कर लेंगे यार ये डाटा 0 ही होगा या ये डाटा की ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो और बाद में अगर वो गलत निकली तो हम पिछली वाली इंस्ट्रक्शन स्किल कर देंगे, इसी तरह हम कहेंगे यार ये तो गलत हो गया, अच्छा आप दोबारा होल्ड चलाओ, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रेटजीज मोटी मोटी यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, इनको समझने का ये भी फ़ायदा है कि कई जगहों पे ना सेम थीम ना डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे यूज़ हो रही होती है, यानी कि यही कई रिकरिंग थीम्स हम इन्हें कहते हैं कि एक ही थीम जो है ना, जिस तरह स्पेकुलेशन इटसेल्फ कई जगहों पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। कैश खुद भी एक तरह की स्पेकुलेट करने की एग्जांपल है कि आप स्पेकुलेट करते हैं कि बाद में ये डाटा चाहिए होगा और आप उसको अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। हम बाद में कैश भी पढ़ेंगे, वो भी एक ओके। सो अब हम आ जाते हैं जो पहली 2 स्ट्रेटजीज थी, इंटरलॉकिंग में क्या होता है और बाईपासिंग में क्या होता है। इंटरलॉकिंग में ये होता है कि मैंने इंस्ट्रक्शन फैच की, तो 2 इंस्ट्रक्शंस थी, तो पहले हमें एग्जांपल समझ आ जाए। पहली इंस्ट्रक्शन ऐड करके x1 पे लिखवा रही थी, अगली इंस्ट्रक्शन को x1 की वैल्यू चाहिए थी। तो इसका मतलब है जब तक पहली इंस्ट्रक्शन राइट बैक नहीं हो जाती उस वक्त तक अगर सेकंड इंस्ट्रक्शन ने डिकोड या इंस्ट्रक्शन फैच किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो जो पिछला ऐड था उसका रिजल्ट रजिस्टर पे भी लिखा ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरलॉक कहता है सादा तरीन तरीका है, यानी जिसमें कम हार्डवेयर लगता है। आप कहते हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन फैच हुई, डिकोड हुई, उतनी देर में दूसरी फैच होगी। अब जब दूसरी डिकोड करना है तो आप उसने रजिस्टर से उठाना है, लेकिन उसको पता चला कि यार ये तो पिछली पे डिपेंड करती है, तो हम कहेंगे कि यार डिकोड के ऊपर इसको रोक दो, ठीक है। तो ये डिकोड के ऊपर ये जो ग्रे हमने कर दिया है ना, तो हमने इसको एक्चुअल में कहा कि यार तुम रुक जाओ, ठीक है। सो अब अगली इंस्ट्रक्शन हम फैच ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो फैच डिकोड पे जो 2 पड़ी हुई है ना वही पड़ी रहे, पीछे वाले को हम एक तरह से उसके रजिस्टर्स को फ्रीज कर देते, ठीक है, उनका इनेबल जो है ना डिसेबल कर देते। तो हमने रजिस्टर्स का ये पढ़ा हुआ है ना कि इनेबल एक सिग्नल होता है, तो प्रोग्राम काउंटर को भी फर्दर नहीं इंक्रीमेंट करते हम, और हम जो आपके पास फैच होकर आई हुई है इंस्ट्रक्शन उसका भी इनेबल को हम डिसेबल कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई तुम उसी जगह पे फ्रीज हो जाओ, ठीक। सो अब ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन जो थी वो एग्जीक्यूट हुई, फिर मेमोरी एक्सेस हुई, अभी भी हम रुके हुए हैं, फिर वो राइट बैक होगी। जब वो राइट बैक हो गई इसका मतलब है कि इससे अगले साइकिल में मुझे डाटा ठीक मिल सकता है, तो इसके बाद मैं इसको चलाना शुरू कर सकता हूँ कि यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ कि आप डिकोड को डाटा मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि अब मैं आगे सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन को कर सकता हूँ। तो ये जो बीच में 3 साइकिल जो हमने ग्रे आउट करके सबको फ्रीज कर दिया, ये हमारे 3 बबल डल गए, ठीक है, जिससे हमें ठीक सी पेनल्टी पड़ी कि हमारे हर ऐसी टाइम पे हमें 3 साइकिल वेट करना पड़ेगा अगर हम इंटरलॉक कर रहे हैं, या स्टॉल भी इसी को कहते हैं, अगर हम इंटरलॉक या स्टॉल करें तो ये होगा। उसके बाद वो नॉर्मल चलना शुरू हो जाएंगी और उसके आगे की पाइपलाइन भी चलेगी, ठीक। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर? नहीं क्लियर? पूछे सवाल? हाँ, समझ कौन सा वाला पार्ट नहीं आया ताकि मैं उसको जवाब दे दूँ। ये समझ आ रहा है कि ऐड x1 x3 x5 क्या होता है? ऐड का पता है क्या होता है? जमा करना। x1 क्या होगा? रजिस्टर है, तो फिर ऐड x1 x3 x5, ये तो समझ आ रहा है ना कि x3 को x5 में ऐड करके x1 में लिखो। हाँ, तो 2 रजिस्टर्स को ऐड करके उसमें लिखवाना है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में 2 ये इंस्ट्रक्शंस आई, पहली थी ऐड की, दूसरी थी सब्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो हमने कहा कि x3 और x5 को ऐड करके x1 में लिखवाना है, और अगली इंस्ट्रक्शन कह रही थी कि x1 और x4 को ऐड करके x2 में लिखवाना है। हमें बाकी सारे रजिस्टर से गर्ज नहीं है, हमें जो प्रॉब्लम डाल रहा है वो x1 डाल रहा है। वो क्या प्रॉब्लम डाल रहा है कि हम कह रहे हैं कि जब ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट x1 में लिखवाना है, सब्ट्रैक्ट को वो वाला x1 चाहिए, ठीक है। अब हमने कर लिया हुआ पाइपलाइन,
पाइपलाइन का मतलब ये है कि वो जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो पहले फेच होगी, फिर डिकोड होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर मेमोरी एक्सेस होगी, फिर राइट बैक होगी। 5 साइकिल लगेंगे उसको। जब वो आखिरी साइकिल में राइट बैक हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो जो x1 की वैल्यू असल में अपडेट अब हो गई है। तो जो सब्ट्रैक्ट वाली इंस्ट्रक्शन है वो अगर पाइपलाइन में हमने ये कहा था ना कि जब एक डिकोड में पहुंचेगी तो अगली फैच हो जाएगी, जब ये एग्जीक्यूट पे जाएगी तो वो डिकोड हो जाएगी। तो डिकोड स्टेज वो स्टेज है जिसके अंदर हम रजिस्टर से वैल्यू रीड करते हैं। तो जो सब्ट्रैक्ट वाली इंस्ट्रक्शन है, जब वो रजिस्टर से वैल्यू रीड करेगी, अगर ये हम कुछ इंटरलॉक ना डालें तो क्या होगा कि अभी ऐड का रिजल्ट ही नहीं लिखवाया गया था, क्योंकि ऐड की इंस्ट्रक्शन जब इस ये डिकोड में है तो ऐड वाली अभी एग्जीक्यूट में, ठीक है। तो हम डिकोड में बैठे हुए हैं, हमने रजिस्टर 3 जो x1 है उसकी वैल्यू पढ़ ली, वो तो पुरानी वैल्यू थी, कोई जो इससे पीछे कोई इंस्ट्रक्शंस चल रही होंगी उन्होंने जो भी x1 पे लिखवाया था, ऐड का रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं था। तो अब इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट हो गया गलत। तो ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि प्रोसेसर चले हमेशा ठीक ही, चाहे स्लो चले मगर चले सही ही। पहला काम तो ये है ना कि इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इंटरलॉक इज़ अ स्लो मैकेनिज्म, मगर चला देगा ठीक। तो इंटरलॉक ये कहता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए, तो ये जो अब दोबारा मैं इसको कहता हूँ, तो पहली इंस्ट्रक्शन आई ऐड की, वो ही फैच, फिर वो ही डिकोड, तो अगली फैच होगी, सब्ट्रैक्ट वाली फैच हुई, ठीक है। अब जब इसने डिकोड पर जाना था तो अब इसको गलत वैल्यू आ रही है डिकोड पे, हमने कहा यहाँ पर रुक जाओ, ठीक है। हमने कहा कि अच्छा ये जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन है उसको चलने दो, वो फैच भी होगी, डिकोड भी होगी, एग्जीक्यूट भी होगी, मेमोरी एक्सेस भी होगी और राइट बैक भी होगी। लेकिन ये जो ग्रे साइकिल है ये हमें बता रहे हैं कि हमने इसको रोक के रखा हुआ वहीं पे डिकोड पे, ठीक है। जब वो राइट बैक हो गई, उससे अगले साइकिल में डिकोड की इनपुट पे जो आ रहे थे वैल्यूज वो ठीक ठीक थी, क्योंकि अब x1 की वैल्यू वो ऐड होकर लिखवाई जा चुकी है, ठीक है। तो अब जब वो राइट बैक हो गई तो हमने इसको इनेबल कर दिया कि ठीक है अब तुम्हारा डिकोड ठीक है, ठीक है। अब डिकोड ठीक है तो अब इसके आगे तुम चलना शुरू हो जाओ, ठीक है। तो आगे फिर नॉर्मल इसी तरह ही चलना शुरू। अभी क्लियर हो गया ये वाला प्रॉब्लम? ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंटरलॉक, जिसमें हम रुक जाते हैं, ठीक है। हमने भी इसका हार्डवेयर नहीं देखा रुकते कैसे हैं, लेकिन मैंने आपको रफली बता दिया कि रुकने का क्या तरीका होगा। कि जो हम चाह ये रहे हैं कि आगे वाली इंस्ट्रक्शन चलती रहे, पीछे वाली रुक जाए, यही चाह रहे हैं ना। तो पीछे वाली को रोकने का ये तरीका है कि जो उसके रजिस्टर्स हैं उनके इनेबल को हम फोर्सफुली ज़ीरो कर दें, हम उसके साथ एंड लगा दें और हम कह दें कि यार ये इस जगह पे ज़ीरो जा रहा है, ठीक है, उनके इनेबल पे। तो वो हमने एक कंडीशन बना ली कि यार ये इंटरलॉक की वजह से मैं इधर ज़ीरो भेज रहा हूँ, मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। तो वो रुक जाएंगी पीछे वाली, जो आगे वाली इंस्ट्रक्शन चलती रहनी है वो चलती रहेगी, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो ग्रे जगह है इस वक्त भी कुछ ना कुछ, मतलब वो वाली इंस्ट्रक्शन मेमोरी एक्सेस पे है, राइट बैक पे है, तो एग्जीक्यूट पे क्या होगा उस वक्त, जो जब ये वाली जिसको हमने रोका हुआ है तो एग्जीक्यूट पे क्या होगा। तो उसको रोकने के लिए हमें कोई, हम ये कर सकते होते हैं कि हम उधर कोई नो ऑप टाइप की इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं, यानी कि क्योंकि आगे वाला हमने डिकोड से फैच और डिकोड को तो फ्रीज कर दिया, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस, राइट बैक में जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन चल रही है वो चलती रहे, जो उससे आगे वाली इंस्ट्रक्शन है उसमें हम बबल इंसर्ट करने का असल में मतलब क्या होता है, कमरान जरा नीचे आइएगा, कि यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन जा रही थी ना, ये लेट से नॉर्मल आगे ये इंस्ट्रक्शन जाती थी, ठीक है, ये लेट से डिकोड है और ये एग्जीक्यूट है, ठीक है। तो इधर से इंस्ट्रक्शन आपने किसी रजिस्टर में भेजनी थी, तो हम क्या करते हैं कि हम इधर एक ना मक्स लगा देते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि अगर किल करना है ना किसी इंस्ट्रक्शंस को, या नो ऑप या बबल डालना है, लेट से मैं कहता हूँ कि बबल डालो, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना दिया बबल डालो, ठीक है। सो इस बबल डालो का आप खुद लिख रहे हैं तो हम उर्दू में भी लिख सकते हैं ना, तो हम डाल दिया बबल डालो, ठीक। सो बबल डालो का मतलब है कि इस जगह पर मैं कोई ऐसा ऑप भेज दूंगा इंस्ट्रक्शन जो कि कुछ भी ना करती हो, ठीक है। और कुछ ना करने के लिए हमने नो ऑप पढ़ा था पिछली क्लास में कि मे भी आप कह दो कि ऐड x0 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 कर दो, ठीक है, ये डाल दो, तो ये x0 को रीड करे, x0 पर ही लिखवा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी ऐसा नो ऑप बना के हमने इधर से डाल दिया। तो ये आगे वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये फिर नहीं चलेंगी जब तक बबल डालो की कंडीशन 1 है, तो आगे इसको हम कहते हैं बबल, ठीक है। अगर बबल डालो 1 है तो बबल जा रहा है आगे, और अगर बबल डालो 0 है तो इंस्ट्रक्शन जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हार्डवेयर चलेगा कि आगे बबल भेजते जाएं या आगे तो रोकना हो। और
मल्टीपल स्टेजेस थी, पहली फैच थी, ठीक है, उसका पीसी बेसिकली एक रजिस्टर था। इसी तरह डिकोड की आउटपुट थी हमारी, राइट। अगर हमने इनको रोकना है तो हम इन सारे रजिस्टर्स के इनेबल्स को रोक देंगे। अगर सिर्फ इसको रोकना है तो मैं कहूँगा कि इसके इनेबल के साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो यही बबल जब आ रहा है तो फिर तुम इसको कहोगे भाई इसको भी रोक दो, ठीक है। तो ये हो गया रोक दो, ठीक है, इसका नाम हमने कर दिया रोक दो। तो इसमें जब बबल आया तो इसको रोक दो, और बबल आया तो बबल, ठीक है। तो सॉरी ये वाले गलत से मैंने दिया, बबल डालो वाला जो सिग्नल है ना ये। तो आप ऑब्वियसली मैंने ये नहीं बताया बबल डालो कैसे डिटेक्ट होगा, लेकिन कोई अगर मैं तरीका बना लूँ तो जिसकी कंट्रोल लॉजिक बनेगी, मगर वो अगर मैं बना लूँ तो रोकने का क्या तरीका है कि इधर से आगे वालों को बबल भेजना शुरू कर दो, पीछे वाले को फ्रीज कर दो, तो चीज़ रुक जाएगी, ठीक। ये जो सिस्टम पैरेलल आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसकी एक वजह ये भी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप ट्राई करके एक्चुअल में देख सकते हैं, एंड इट्स रियली फन कि यार अगर आप प्रोसेसर को रोकने की कैपेबिलिटी डाल दें और आप कोड करें और एक आप ऐसा इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस दें और देखें कि यार असल में रुक रहा है नहीं रुक रहा, क्या बग आ रहा है, उसको निकालो फिक्स करो, ठीक है। तो ये इन दी एंड इट बिकम्स अ वेरी फन एक्टिविटी। और इसमें आपको कई दफ़ा जब आप फ्लो में होते हैं ना काम के, तो आपको कई दफ़ा वक्त का एहसास नहीं होता, आप कोड करने लगे रहते हैं और पता नहीं। जब मैं आपकी तरह का स्टूडेंट था तो मुझे याद है एक आध प्रोजेक्ट था जो ग्राफिक्स का था, यानी बेसिकली प्रोग्रामिंग का था, लेकिन उसमें मैंने अपना हॉस्टल सिमुलेट किया। तो मैं रात को बैठना शुरू हुआ, OpenGL एक ग्राफिक्स की लाइब्रेरी होती है, पढ़ी छड़ी हमने कोई नहीं हुई थी, मैंने उसके कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल डाउनलोड किए, उनका एक एक करके ट्यूटोरियल चला लिया हुआ था। तो एक फ्लो में आ गया। उसके बाद क्या मैंने कुछ भी बनाना हो तो मैंने जस्ट कैलकुलेट करना है कि अच्छा ये दीवार के कोऑर्डिनेट हैं, ये इस दीवार के, फिर लूप लगाया तो इसको 10 कमरे बना दिए, ठीक है, खिड़की बना दी, खिड़की के ऊपर इमेज लगा दिया। तो अब मैं हालांकि नींद में बैठा था उस वक्त, लेकिन जब आप एक फ़्लो में आ जाते हैं ना, तो ये मुझे रमज़ान को चल रहा था, तो मेरा ख्याल है मैं सहरी के वक्त फिर मैं वो सहरी करने गया हूँ और वापस आया तो फिर बैठ गया हूँ 10 बजे तक दिन के अगले मैं बैठा रहूँ और वो फ़्लो में ही काम होता रहे। और ये नहीं था कि कोई एक होता है ना कि एक तो सर पे पड़ी होती है अच्छा यार क्या असाइनमेंट है क्यों करनी पड़ी है, एक है कि आप इंजॉय कर रहे होते हैं उसको कि यार साथ साथ आपको नज़र भी आ रहा है कि अच्छा यार बनता जा रहा है, ठीक है। सुबह जो है वो बाकी दोस्त भी आकर देखना शुरू हो गए, अच्छा ये खड़ी हो गया, ठीक है। तो ये भी तकरीबन यानी काम जो डिज़ाइन का काम है और फिर इम्प्लीमेंटेशन का काम है ना, इट गेट्स इंटरेस्टिंग जैसे जैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू होते हैं, ठीक है। कि आपको शुरू में थोड़ा सा होता है कि अच्छा कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है, तो वो वहाँ पर एक आपका इंटेलेक्चुअल वो मसल बिल्डिंग हो रही होती है और आप दिमाग को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर जब आपका डिज़ाइन रेडी हो जाता है, फिर आप एक फ़्लो में बैठ के कोड लिखते हैं और चलाते हैं, टेस्ट करते हैं और देखते हैं अच्छा कहाँ पे मसला आ रहा है, मसले को डीबग कैसे करूँ, कैसे भी। थोड़ी देर बाद फिर जब पूरी चीज़ चल जाए तो कहते हैं ना पंजाबी में चस आ जाती है, ठीक है। तो वो चस आ जाए, मैं चाह रहा हूँ वो आप सब में उस लेवल तक पहुँचे। लेकिन आप सब के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इनमें से जो कुछ परसेंटेज है वो कह रही है कि पास हो जाए चस दी गया है। सो आइडियली ना वो क्या एक वैसे तो शायद ऑथेंटिक बात ना हो, लेकिन वो राबिया बसरी का एक वो कॉल उनसे कहते हैं कि जी मेरा दिल चाहता है कि आग लूँ और जन्नत और दोज़ख को जला दूँ, ठीक है। तो मेरा भी वो जो पीछे थीम है ना वो ये है कि बाज़ का ना हम बहुत ज़्यादा इस पे फोकस हो जाते हैं कि अच्छा आउटकम क्या होगी, सज़ा क्या होगी, जज़ा क्या होगी, पास होगा कि नहीं, फेल होगा कि नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप उससे बब हो जाए। आइडियली तो मेरा दिल हो तो मैं सबको ए दे दूँ, ठीक है। मेरा दिल चाहता है कि मैं ये साइड पे कर दूँ कि यार ये आपके ए रखे हुए हैं साइड पे। जैसे आप फोकस करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सी द ब्यूटी ऑफ के डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है, कि डिज़ाइन प्रोसेस कितना मज़ेदार काम है, ठीक है। तो वो उस पर आने की कोशिश करें। सारे नहीं होंगे, हर बंदा डिफरेंट होता है, हमें लग रहा होता है सारे एक ही वे हैं, देखो होता नहीं, ठीक है। लेकिन इससे आप जितनी जी हाँ मतलब पाकिस्तान में यही हुआ है ना, यही होता है पाकिस्तान में। जिनको इंटरेस्ट नहीं होता उनको एक ग्रेड भी करते हैं, उनको पोजीशन पे भी बिठाते हैं, फिर तू बैठ जा भाई, फिर
फिर उसके बाद वो जो गन मारता है वो फिर मारता है, ठीक। तो एनीवे कमिंग बैक, सो नहीं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है भाई, इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर नहीं है। जी जी, ये आपका कंप्यूटर का है। हाँ जी, कर सकता है, कोई भी बंदा कर सकता है, जिसने कुछ ना भी पढ़ा वो भी कर सकता है। पूरा अलग से कोर्स ही है। करें ना यार, लैब में क्या होता है, लैब में आप जाके कंप्यूटर पे काम ही करना होता है ना। जो मैंने आपको बता दिया सिस्टम वेरिलॉग, आप उसको बना के कोड करें। जब वो आपको करने को कहते हैं तो आप छापा मार के चैट जीपीटी से भेज दें, तो फिर तो करें ना बेटा, करें ना, जब करेंगे तो आसान होगा ना। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मैं हूँ, सनान है, मैंने आपको कहा होगा सनान भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। अगर आप मेरे पास कोड लेकर नहीं आए कि जी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब आपने किया नहीं है। समझ रहे हो ना, जो मुश्किल हो रही है आपको, अगर मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, मैं फ्री नहीं हूँ बंदा, ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा हुआ अवेलेबल हूँ, आप बेशक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जो ग्रुप है उस पर सवाल पूछ लें, मैं बैठा हुआ हूँ रात के 8 बजे तक। तो मैं क्यों कह रहा हूँ आपको एक बंदा फ्री में अवेलेबल है, अभी 2 बंदे अवेलेबल हैं, ठीक है, लोग आए हैं उसके पास इंस्टॉलेशन करने आए हैं, ठीक है। अगर आप मुझे आके 10 दिन बाद ये कहें कि यार बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आप एक दफ़ा भी कुछ करके ना लाए हो कि यार ये मैंने किया था और मैं इस चीज़ में आ रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि फ्री में कुछ हो जाए, ठीक है, कि यार मुझे कुछ करना भी ना पड़े और मेरा ग्रेड भी आ जाए। वो तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका करने में मुश्किल आ रही है उसमें हम आपको फुल हेल्प करेंगे, ठीक है। दैट ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ, ठीक है, कि आप आएँ। अगर मेरी कोई मीटिंग हुई तो मैं बता दूंगा अभी मीटिंग है, नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि अगर आया हो तो यार उसी वक्त सनान उसको हेल्प करते उसको करते। वो भी फ्री नहीं है, ही इज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉई जो कि काम कर रहा है। लेकिन मैंने जब भी कोई आया मैंने उसको ये नहीं कहा कि यार तुम ये करो, वो प्रायोरिटाइज, मैंने उसको क्या कहा हुआ है कि यार ये आया है इसको सॉल्व कर दो फ़ौरन। आप आते हैं उसी वक्त मिल जाता है ना आपको। मैंने ये नहीं कहा हुआ कि मेरे जो आर्स हैं वो 1 बजे से 2 बजे तक है, या उसके आर्स 1 बजे से, ये तो नहीं कहा हुआ ना। तो इसका मतलब है सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिर्फ मैदान में उतरना है। स्विमिंग सीखनी है तो आपको स्विमिंग पूल में उतर के हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएगी कि आप उसके मुतालिक थ्योरियाँ पढ़ते रहें। तो आपको इंस्टॉल करना है उसके अंदर। अब आप लोगों के पीछे बेस वीक है कई लोगों की, ठीक है, उनको बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं कंप्यूटर की कई चीज़ों को की पता नहीं पता, कोई बात नहीं, आप आके फंसेंगे, आप आके पूछेंगे, सनान आपको बता देगा कि यार ये चीज़ इस तरह थी। हो सकता है कि कोई बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम हो, ठीक है। कई लोग आए हैं उनको सिंपल सा ये प्रॉब्लम था कि जो आपको मैनुअल दिया हुआ था, हर रोज़ एक नई रिलीज आती थी, उसका नाम चेंज होता था। अब उन्हें ये नहीं पता था कि यार उन्होंने एग्जैक्टली जो उस पर नाम लिखा था वही चला रहे थे, ठीक है। तो अब वो आए, बताया, उसने बताया कि यार LS करके देख लो तो आपको वो डायरेक्टरी में जो फाइलें हैं उनके नाम आ जाएंगे, उसको चेंज कर। अब ये एक चीज़ आपको छोटी सी आ गई जिसको भी नहीं पहले पता थी। तो वो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी 10 चीज़ें होंगी जो छोटी 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 बिल्डअप होंगी, जो काम करने से आएंगी। तो काम पे फोकस कर लें वापस, ठीक है। ओके, कमिंग बैक, सो दिस इज कॉल्ड जो आपका इंटरलॉक है जिसमें रोकते हैं। दूसरी चीज़ होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि यार जो एग्जीक्यूट होना था, पिछली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर उसका रिजल्ट तो आ चुका था, सिर्फ ये है कि वो भी राइट बैक नहीं हुआ था, तो किसी तरह मैं वहां से नहीं उठा सकता। तो वहां से उठाने को हम कहते हैं बाईपासिंग, ठीक है। तो बाईपासिंग में हम क्या करते हैं कि बजाय रुकने के हम कहते हैं कि जो इसकी एग्जीक्यूट स्टेज है वो पिछली वाली एग्जीक्यूट स्टेज से डाटा डायरेक्टली किसी तरह उठा ले। अब उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ता है कि अब इसका मतलब है कि जो इस वक्त मैं एग्जीक्यूट में जिस वक्त आया हूँ, तो पिछली का जो एग्जीक्यूट का रिजल्ट है वो इस रजिस्टर में पड़ा हुआ है, तो मैं किसी तरह इधर से उठा लूँ। और अगर मुझे इधर से उठाना है तो इसका मतलब है आई नीड अ मक्स, जो कि जिसमें हम इधर से डाटा उठाकर वापस कर सकें। तो दिस इज वो फॉरवर्डिंग या बाईपासिंग। तो जो बाईपास पाथ हमने बनाया है कि जब सबट्रैक्ट वाली इंस्ट्रक्शन आई तो जो ऐड का रिजल्ट था वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, यहाँ से उठाकर हमने कर दिया। हमें इसकी कंट्रोल लाइन कोई बनानी पड़ेगी जिसकी लॉजिक बनेगी कि जो ये एग्जैक्टली डिटरमिन कर सके। डाटा फैच से नॉर्मली आता है, लेकिन अगर मैं जिस इंस्ट्रक्शन पे बैठा हूँ वो पिछली इंस्ट्रक्शन के डाटा पे डिपेंड करती है, और वो जो पिछली इंस्ट्रक्शन का डाटा है वो इस जगह पे पड़ा है, तो मैं उस केस में यहाँ से उठा लूँगा।
हाँ, तो अब इसका क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, ठीक है, हमारा इंतज़ार बच गया, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये भी तो हो सकता था कि एक इंस्ट्रक्शन पिछले वाले पे मैं ना डिपेंड करता हूँ, बल्कि 2 इंस्ट्रक्शन पीछे वाले पे डिपेंड करता हूँ, तो वो तो मेमोरी एक्सेस स्टेज पे बैठी होगी, वो तो इस रजिस्टर के बजाय इस रजिस्टर पे बैठा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे वहाँ से भी बाईपास पाथ बना देना चाहिए, ठीक है। तो हमें इन, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस साइड का डाटा डिपेंड करता हो, उस साइड का डाटा भी ALU का डिपेंड कर सकता था, या वो जो हमने वैल्यू सीधी फॉरवर्ड करनी थी वो भी डिपेंड कर सकती थी। तो हमारे पास अब ये सारे फिर बाईपास पाथ्स बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें फिर मल्टीपल मक्सेस लगाने पड़ेंगे जो कि, और उनकी कंट्रोल लॉजिक भी बनानी पड़ेगी कि अच्छा कैसे सिलेक्ट करें उसमें से, ठीक है। सो लेकिन अगर हम वो डाल लें तो इसका मतलब है कि हम इस जगह पे जहाँ पर बैठे हैं हम पिछली मेमोरी एक्सेस स्टेज से भी उठा सकते हैं, राइट बैक स्टेज से, एग्जीक्यूट स्टेज से, हर स्टेज से हम उठा सकते हैं डाटा को, और हमारे फिर हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इधर हमने चॉइस क्या ली है, अगर हम इसको साइड से लेकर देखें, हमने एक हार्डवेयर में कम्प्लेक्सिटी डाली है, मक्स की वजह से थोड़ा सा डिले भी आया है, लेकिन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा इंप्रूव हो जाएगा। जो पहले बबल आ रहे थे अब वो बबल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बबल के बजाय हमें पिछली इंस्ट्रक्शन से डाटा मिल जाए। मक्स के इनेबल तो नहीं होते, मक्स की सिलेक्ट लाइन होती है। नहीं, वो इधर सिलेक्ट लाइन होगी ना जो डिफॉल्ट में उधर से उठा रही होगी रजिस्टर से, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें आप कहते हो कि नहीं बाईपास पाथ से उठाओ, ठीक है, तो हम जिस तरह भी पहले मैंने नहीं बताया था रोक दो वाला मक्स, तो ये वो वाला मक्स है, तो इसमें मैं कहूँगा बाईपास से उठा लो, ठीक है, उठा लो तो ये बाईपास वाले पास से उठ जाएगा, ठीक है। या आप इधर एक सिग्नल बना देंगे कि 0 नंबर वाले से उठाओ, 1 नंबर वाले से उठाओ, यानी कि मेमोरी से उठाओ और राइट बैक से उठाओ, उसकी एक अपनी कंट्रोल लॉजिक बनेगी, ठीक है। वो कैसे बनेगी, मतलब वो एक सोचने वाला काम है ना, ये कैसे बनेगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस जगह पर जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उसका ये वाला ऑपरेंड जो है, लेट्स से RS1 और RS2 थे, तो क्या RS1 अगली इस इंस्ट्रक्शन के आउटपुट पे जो RD बनता था उससे मैच तो नहीं करता। यहाँ पे डेस्टिनेशन वाला कोई पड़ा हुआ था, यहाँ पर भी कोई डेस्टिनेशन वाला पड़ा हुआ था जो राइट बैक में हमने यूज़ करना, तो हम देखेंगे कि जो इधर RD आ रहा है वो इसके RS1 से तो नहीं मैच करता, इधर जो RD आ रहा है वो उसके RS1 से तो नहीं मैच करता। अगर करता है तो फिर इधर से उठा लो। हाँ, तो ये यानी वो कंडीशन तो नहीं, मैं ऐसे कहूँगा कोड में कंडीशन लगेगी, हार्डवेयर में कंपैरेटर लगेगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ आप सोचें हार्डवेयर में कि कंपैरेटर लगेगा जो कंपेयर करेगा इन चीज़ों को, तो हमें वो कंपैरिजन की लॉजिक बनानी पड़ेगी। मैं वैसे नॉर्मली इससे पहले जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाता था उसमें हम इसकी काफ़ी डिटेल में जाते थे, इस दफ़ा नहीं है क्योंकि हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है। मैं पहले 2012 की बर्कले की स्लाइड्स यूज़ कर रहा था, ये बर्कले की स्लाइड्स हैं, ये मेरी नहीं है, ठीक है। तो UC बर्कले यूनिवर्सिटी है, उनकी स्लाइड्स हैं, तो ये 2018 की हैं। मैंने 2012 की में मुझे ये पसंद था कि उसमें ना ये काफ़ी डिटेल में गए थे, लेकिन अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने और टॉपिक्स भी कवर करने हैं, ठीक है। तो हमने शुरू में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, तो मैं 2018 वाली फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप 2012 वाली स्लाइड्स देखेंगे या पुराने मेरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लेक्चर देखेंगे, उसमें ये वाली चीज़ डिटेल से डिस्कस हुई है कि क्या क्या केस बनते हैं कि जब हम स्टॉल करेंगे, क्या क्या केस बनते हैं कि जब हम बाईपास करेंगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो खुद से तो वो कंट्रोल लॉजिक को उधर जाकर भी देख सकता है, तो वो उस वाले एग्जैक्ट पार्ट पे जाकर देख सकता है कैसे। ओके, सो कमिंग बैक, सो बाईपास की समझ आ गई, ठीक है। तो और तीसरी जो है वो चीज़ है कि स्पेकुलेट कर लें, कि जस्ट स्पेकुलेट का मतलब है कोई अंदाज़ा लगा लें, गैस कर देंगे यार ये वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन जो गैस वर्क है ना वो इस जगह पे ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा, लेकिन वो बाज़ लिमिटेड केसेस में यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल ब्रांच प्रेडिक्शन में हम करते हैं, स्टैक पॉइंटर्स की अपडेट में करते हैं, मेमोरी एड्रेस निकालते हुए कि मेमोरी का क्या एड्रेस बनेगा वहाँ पे स्पेकुलेट करते हैं। बाकी जगहों पे हम अमूमन नहीं करते। इसके बाद आ जाते, तो ये हमारे काइंड ऑफ डाटा हैजर्ड्स हमने आज हैंडल कर लिया। डाटा हैजर्ड्स में हमारे पास कह लें कि डिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं कि पिछली इंस्ट्रक्शन पे जो डिपेंड कर रहे हो, राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड हमें आए ही नहीं थे, इसलिए हमने उनको हैंडल नहीं किया। रीड आफ्टर राइट जो था कि हम
अगली इंस्ट्रक्शन रीड कर रही है, पिछली इंस्ट्रक्शन राइट कर रही थी, वो हमारे काम। कंट्रोल एजेंट जो थे ना, वो मैंने कहा था कि ब्रांचेस और जंप्स से रिलेटेड है, ठीक है। सो अब कंडीशनल जंप, अनकंडीशनल जंप जो थी उसमें हमें ऑप कोड से पता चलेगा कि जंप है, लेकिन कहाँ जाना है वो पीसी के अंदर हम ऑफसेट ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर कोई ऑफसेट ऐड करना है, तो ऑफसेट जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी तब तक पता नहीं चलेगा। तो इंस्ट्रक्शन आती है जब इंस्ट्रक्शन फैच के बाद डिकोड स्टेज में नोन होगी। जंप रजिस्टर जो है उसमें रजिस्टर की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। और जो कंडीशनल ब्रांचेस हैं उसमें भी रजिस्टर भी चाहिए और ऑफसेट भी चाहिए। रजिस्टर इसलिए चाहिए कि दो रजिस्टर्स को कंपेयर करके ब्रांच की कंडीशन पहले ठीक होगी या नहीं, और फिर जिधर जाना है वो पीसी प्लस ऑफसेट है, तो इंस्ट्रक्शन आएगी तो ऑफसेट निकलेगा। और बाकी तमाम जो हैं उसमें आपके पास ऑप कोड और पीसी, हमने जस्ट मेक श्योर करना है कि पीछे वाली इंस्ट्रक्शन यानी ब्रांच है वो ना हो, तो हमने पीसी प्लस 4 करते जाना है बाकी के। जी हाँ, नहीं हमें याद नहीं करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम डिज़ाइन जिस वक्त कर रहे होंगे तो वो सामने उसका प्रिंट रख लेंगे ना, तो उसे पता चल जाएगा, ठीक। ओके, हाँ नहीं बस 2 मिनट और लेगा, ठीक है। तो जी कोई बात नहीं, जो पिछले सर ने भी 10 मिनट लेट छोड़ा था ना, तो कोई बात। तो जो पीसी है वो वहाँ पर कहते हैं पहली जैसे ही प्रोग्राम काउंटर तो हमें पीसी तो इसी स्टेज पर नोन हो जाता है। ऑप कोड और ऑफसेट जो है वो जब इंस्ट्रक्शन फैच होती है तो नोन होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑप कोड है और इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑफसेट लिखा हुआ है। और ब्रांच और कंडीशनल की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको जब रजिस्टर से आप रजिस्टर फैच करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, तो तब आप ब्रांच की कंडीशन चेक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह जंप की वैल्यू भी इधर से निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करें? चलो यहाँ पर हम रोक देते हैं, वाकई हमारे पास टाइम कम रह गया, क्योंकि अटेंडेंस दूंगा तो अगली क्लास का टाइम खाएगा। ठीक है कामरान, इधर रोक दें, बाकी अगली